अभी हमने एक सेशन कंप्लीट किया है डॉक्टर ललित जी वैद के द्वारा, जिन्होंने कोविड में बहुत अच्छा अपने को सजेशन मिला और कैसे अपने को मास्क यूज करना चाहिए उसके बारे में। अब हमारा दूसरा सेशन चालू हो रहा है, जो गायनो है लक्ष्मी जी अग्रवाल, डॉक्टर लक्ष्मी जी अग्रवाल, जो हमें अपने लेडीज के जो प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में हमें बताएंगे। और जिस बहन को भी कोई प्रॉब्लम है और कुछ पूछना चाहे तो चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर डाल दे। और मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे बीच है चंपा मासी साहब, जो आज हमारे बीच में पधारे हैं, तो मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। और मध्य कोलकाता की अध्यक्षा भी है, उनका मैंने स्वागत किया है, तो मैं पुनः एक बार सभी का स्वागत करती हूँ। डॉक्टर साहब का पुनः पूरे पूर्वांचल महिला मंडल की ओर से आपका स्वागत करती हूँ कि आपने इतने अपने व्यस्त समय में भी आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार और स्वागत। आगे का सेशन आप ओम अरहम। आप म्यूट है डॉक्टर साहब। हाँ, आ रही है आवाज, आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ हाँ, नमस्कार आप सब लोगों को मुझे आमंत्रित करने के लिए। और सही तौर पे ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है जिस पर बात होना बहुत ज़रूरी है। अधिकतर लोग मेनोपॉज को उतना महत्व नहीं देते हैं, थोड़ा इग्नोर करते हैं कि ये तो नेचुरल सी चीज़ है, इसके लिए अब क्या बात करना। लेकिन सही तौर पर अगर देखा जाए मेनोपॉज क्या है, बेसिकली एक लड़की जब बड़ी होती है तो उसका एक पीरियड शुरू होता है, उसके साथ साथ उसका ओवम बनना शुरू होता है। एक ओवम बनने के साथ ही वो प्रेग्नेंट होने के लिए शरीर से मन से वो तैयार होती है। और ये प्रक्रिया करीब करीब उसकी चलती रहती है, करीब 15 साल की उम्र से लेकर के ऑलमोस्ट 45 ईयर्स तक उसका एक रेगुलर ओवम रिलीज होता है फ्रॉम ओवरी। और वो ओवम से प्रेग्नेंट होने के लिए वो उसका शरीर तैयार रहता है। लेकिन धीरे धीरे उम्र के बढ़ने के साथ साथ ये ओवम बनने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। और जब ये पूरी तरीके से बंद हो जाती है, ओवरी न तो ओवम बनाता है और ओवरी से कुछ फीमेल हार्मोन्स निकलते हैं, वो भी ओवम बनने की प्रक्रिया बंद हो जाने से वो भी खत्म हो जाती है। जब ये प्रोसेस पूरी तरीके से खत्म हो जाता है तो हम लोग मान लेते हैं कि वो महिला मेनोपॉज में चली गई है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, आज के ज़माने में करीब एक महिला करीब 80, 85, 90 साल तक भी जीवित रहती है। और मेनोपॉज अब हम लोग जो मानते हैं करीब 45 से 51, 52 के एज के बीच में हो जाता है। तो करीब वो अपने जीवन की 30-35 साल 40 साल मेनोपॉजल स्टेट में बिताती है। इसलिए ये एक बहुत लंबा समय है और इस समय उनके हेल्थ का ध्यान रखना, उनको अपने हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली हम लोग कंसिडर करते हैं कि मेनोपॉज कब हुआ है, मतलब किसी महिला के मान लेते हैं कि 4 महीने 6 महीने पीरियड नहीं आया तो क्या वो अपने को मेनोपॉज में मानेगी? नहीं, ऐसा हम लोग नहीं मानते। नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि अगर कोई लगातार 1 साल 12 महीने तक उसका पीरियड नहीं आता है तो वो मेनोपॉज में है। लेकिन यहाँ एज भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप बहुत कम उम्र की है, 35-40 साल के अंदर में है, फिर भी आपके साथ ऐसा अगर हो रहा है कि लगातार 12 महीने तक पीरियड नहीं आया और आप डॉक्टर के पास गए, दवाई वगैरह से भी पीरियड नहीं आया, तो भी वो मेनोपॉज हो सकता है, बट उसको हम लोग प्रीमेच्योर मेनोपॉज बोलते हैं। एंड प्रीमेच्योर मेनोपॉज होने से वहाँ पर उसको कुछ अलग से अपने शारीरिक ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो 40 से कम उम्र में मेनोपॉज हो जाती है तो जो कुछ चेंजेस उसके बॉडी में 50 के बाद में होता वो 40 से शुरू हो जाता है। एंड मेनोपॉज का नॉर्मल एज, नॉर्मल इंडियन में एक मेनोपॉज का एज जो हम लोग मानते हैं करीब 48 to 51 ईयर्स मानते हैं। एंड क्या होता है, किस तरीके से हम समझेंगे कि अच्छा ये मेनोपॉज में जा रही है या मेरे साथ अभी मेनोपॉज हो सकता है। इसका सबसे पहला होता है कि जो रेगुलर साइकिल उसे होता था,
रेगुलर मतलब करीब किसी को 28 डेज में 30 डेज में पीरियड होते थे, वो उसके डिले होने शुरू हो जाते हैं। डिले का मतलब, हेलो हेलो अर्चना डिस्टरबेंस हो रहा है। अर्चना आ रही है, आवाज आ रही है? हेलो हेलो अर्चना आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? अच्छा, सुनाई पड़ रही है? मेरी आवाज आ रही है हाँ आप हाँ लोगों को? आ रही है डॉक्टर। अरे हाँ, अच्छा। जिसके काफी रेगुलर पीरियड होता था मंथली इंटरवल में या 40 डेज में, वो सडनली धीरे धीरे होता है कि 1.5 महीने 2 महीने या 3 महीने से पीरियड होने लगते हैं, या फिर उनके जो अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग है वो कम हो जाता है। जो 5 डेज का पीरियड का अमाउंट था वो घट जा रहा है, 2 दिन 1 दिन में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसके अलावा काफी लोगों के संग ऐसा भी होता है कि वो 15-15 दिन में पीरियड होना शुरू हो जाती है, या फिर अगर उनके पीरियड हुआ लेकिन काफी दिन तक चलता रहता, मतलब 5 दिन के बदले में 10 दिन 12 दिन 15 दिन चलता रहता, खत्म हुआ फिर थोड़े दिन में स्टार्ट हो जाता है। ये दोनों चीजें ही मेनोपॉज होने से पहले, जिस टाइम को हम लोग पेरी मेनोपॉजल टाइम बोलते हैं, उस समय होता है। लेकिन अगर किसी के ज्यादा ब्लीडिंग होती है या जल्दी जल्दी ब्लीडिंग होती है, तो वो सिर्फ ये सोच के बैठी नहीं रहे कि हाँ अब तो मेरा मेनोपॉज आ रहा है तो ये हो सकता है, ऐसा नहीं है। अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, लंबे समय तक हो रही है, तो और भी बीमारियां हो सकती है। वो भी करीब करीब मेनोपॉज वाले एज में ही शुरू होता है। उसके साथ फाइब्रॉइड हो सकता है, ट्यूमर जो यूट्रस में होता वो हो सकता है, एडिनोमायोसिस करके भी एक बीमारी होती है, एंडोमेट्रियोसिस करके बीमारी होती है। और इन सब के अलावा भी जहाँ से पीरियड होता है वो एरिया भी थिकेंड हो जा सकता है। तो ये सब कुछ डिजीज है, और इसमें से कुछ एक डिजीज अगर हम लोग लंबे समय तक इग्नोर करते हैं तो वो कैंसर का रूप भी ले सकते हैं। तो अगर किसी के साथ इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है या ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो वो सिर्फ अपने यहाँ बैठे नहीं रहे कि नहीं मेरा हो सकता मेनोपॉज आ रहा है। उनको एक बार अपना पूरा चेकअप कराना चाहिए। बेसिक कुछ एक जो प्रिवेंटिव चेकअप होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, वो करने चाहिए। ऐसे भी मेनोपॉज के टाइम में आफ्टर 35 और 40 लोगों को अपना हेल्थ चेकअप तो जरूर से करवाना चाहिए। ईयरली एटलीस्ट एक यूएसजी, एक ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, कुछ एक मार्कर्स होते हैं वो करवाना चाहिए। ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, रूटीनली हर एक को करना चाहिए। सिम्टम नॉर्मली ये होता है, अब सिम्टम में सोचे अगर हम लोग, तो मेनोपॉज का सिम्टम सोचा जाए तो वैसा नहीं है। सिम्टम जरूरी नहीं कि हर एक के साथ कोई ना कोई सिम्टम होगा, सिम्टम के साथ मेनोपॉज होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बट नॉर्मली मेनोपॉज के आसपास जाकर के थोड़ा उनको थकावट होती है, जल्दी से थक जाती है, वीकनेस होता है, इमोशनली थोड़ा डिस्टर्ब रहती है कि चिड़चिड़ी हो जाती है, जल्दी से कुछ रिकॉल करना होता है, फॉरगेटफुलनेस जो हो जाता है वो हो जाता है। मेंटली एंड फिजिकली थोड़ा वीक लगती है, जो काम जितनी फुर्ती से वो कर सकती थी। नॉर्मली आज के ज़माने की लेडीज़ लोग मल्टीटास्किंग करती है, घर संभालना है, बच्चे संभालना है, बाहर का काम करना, बहुत लोग ऑफिस का काम करते हैं, तो वो जितनी जल्दी और जितने अच्छे तरीके से ये कर सकती थी, उनको वो करने में तकलीफ होती है, लगता है कि मैं नहीं कर पा रही। नॉन स्पेसिफिकली उनको ये फील होता है। इसके अलावा एक इमोशनल डिस्टरबेंस बिल्कुल होता है, क्योंकि एक तो घर में जो जो वातावरण था कि बच्चे छोटे होते हैं तो उनका अटेंशन जाता था, बच्चे बड़े हो जाते हैं इस एज में, तो लोगों को थोड़ा लगता है कि मैं नेग्लेक्टेड हो रही हूँ, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है, लेकिन काफ़ी कॉमन है, काफ़ी कॉमन है और बहुत लोगों के साथ होता है। इसके अलावा अगर हम लोग सोचे कि स्पेसिफिक सिम्टम में सोचा जाए, तो कुछ एक लोगों को हॉट फ्लैशेस होते हैं, अचानक से उनको लगता है कि बहुत गर्मी लग रही है, कान से चेहरे से गर्मी निकल रही है, और मुंह बिल्कुल रेड हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, थोड़ा जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है। लेकिन ये कुछ समय के लिए होता है, कुछ मोमेंट्स के लिए होता है, फिर थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट 15 मिनट
हाफ एन आवर के बाद में उनको ठीक लगने लगता है। और सिमिलरली बहुत लोगों को ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा पसीना आता है, नाइट स्वेट हम लोग कहते हैं, अचानक से बहुत ज़्यादा पसीना आ गया, बिल्कुल तरबतर हो गई पसीने से, पंखा चला लिए, ठंड लग गई, फिर थोड़ी देर के बाद उनको सही लगता है। ये दो कॉमन सिम्टम है, बहुत लोगों को होता है। हालांकि हमारे देश की लेडीज को थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन विदेशों में ये सिम्टम काफ़ी कॉमन है। एक्चुअली मे बी एनवायरमेंटल रीजन से भी हो सकता है, लेकिन वहाँ काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, अभी यहाँ भी काफ़ी लोगों का ये महसूस होता है। इसके अलावा अगर आप मेनोपॉज में जा रहे हो या मेनोपॉज में चले गए हो, तो वहाँ सबसे बड़ा जो लॉस होता है कि आपका बोन वीक हो जाता है। नॉर्मली हम लोग जो जानते हैं आफ्टर 35 बोन का कैल्शियम लॉस होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे वो इंक्रीज ही करता रहता है। और जब आपका मेनोपॉज हो जाता है, जब आपका बॉडी में कुछ हार्मोनल सपोर्ट नहीं रहता है, इन दैट केस वो जो कैल्शियम लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी होने लगता। और बोन वीक हो जाने से इन जनरल जो बॉडी का शेप होता है, बॉडी का जो पॉस्चर होता है, वो खराब हो जाता है। और मेनोपॉज के साथ में बॉडी में जो फैट डिपोजिशन का पैटर्न होता है, जो पैटर्न आपका शुरू होता है आपके प्यूबर्टी के बाद से, वो फैट डिपोजिशन का पैटर्न चेंज होने लगता है। लोगों को लगता है कि हम कितना भी एक्सरसाइज करें फिर भी हम मोटे हो जा रहे हैं, या मेरे पेट में फैट जम रहा है। तो ये क्वाइट कॉमन है, मेनोपॉज के बाद जो हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं तो फैट डिपोजिशन का पैटर्न चेंज हो जाता है। उनके मसल जो होते हैं, जो पैर के मसल होते हैं, वीक हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। हेयर फॉल, अचानक से लगता है कि हेयर फॉल हो गया, या हेयर का जो टेक्सचर है वो थिंड आउट हो जाता है। साथ साथ सभी को पता है कि एजिंग के साथ साथ जैसे रिंकल्स पड़ जाते हैं, स्किन खराब होने लगते हैं, स्किन एंड स्किन के नीचे जो एक कोलाजन का लेयर होता है वो डैमेज होने लगता है। धीरे धीरे कोलाजन का ब्रेकडाउन हो जाता है और स्किन के नीचे में रिंकल्स पड़ने लग जाते हैं। ये सारी चेंजेस एक दिन में नहीं होता है, ग्रेजुअली शुरू होता है। जैसे जैसे हार्मोनल डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में होती रहती है, धीरे धीरे ये परिवर्तन होता रहता है। साथ एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो इमोशनल डिस्टर्बेंस के लिए भी बहुत इफेक्ट करता है इमोशनली हम लोगों को, वो है स्लीप डिस्टर्बेंस। हम लोग के जो नींद का क्वालिटी है, नींद का जो टाइमिंग है वो कम हो जाता है। उसका डिस्टर्बेंस के कारण से भी लोग थोड़े चिड़चिड़े रहने लग जाते हैं। एज ए होल क्या होता है कि अगर आप हार्मोनली डेफिशिएंट हो जा रहे हो तो आपका बॉडी शेप जिस से आप काफ़ी अकस्टम थे वो आपका खराब होने लगता है। आपके चेहरे का जो ग्लो है, या जो आपके चेहरे का जो था झुर्रियाँ पड़ गई, जो ये सब चीज़ें लोगों को बहुत तकलीफ देती है। तो ये नॉर्मली सोचा जाए वैसे सिम्टम नहीं है, लेकिन मेनोपॉज के साथ ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। करने का हम लोग के पास क्या क्या है, डेफिनेटली हम लोग को अपने हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ के ध्यान रखने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हम लोग का बेसिक बॉडी का स्ट्रक्चर है, दैट इज बोन हेल्थ, स्केलेटन। स्केलेटन अगर हम लोग का अच्छा रहेगा और स्केलेटन के ऊपर में जो मसल रहता है वो अगर काफ़ी लंबे समय तक सही रहेगा तो हम लोग नॉर्मल एक्टिविटी, जो नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी करने का है वो हम लोग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम लोग का बोन हेल्थ पुअर हो जाए, या फिर हम लोगों का मसल अच्छे से काम नहीं करे, मसल का दो पोर्शन होता है, एक मस्कुलर पोर्शन होता है और एक उसका फाइब्रस पोर्शन होता है। विद एज क्या होता है कि मसल खत्म होने लगते हैं और उसके बदले में फाइबर बन जाते हैं। वहाँ पे जो मस्कुलर चीज़ें थी वो खत्म होने लगती है। तो ये होने से अल्टीमेटली बॉडी जो फंक्शन करेगा वो पुअर हो जाता है। एक्स होते हैं, बॉडी में दर्द होता है, कमर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा, हाथ पैर में दर्द हो रहा, कोई जॉइंट अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, जॉइंट डैमेज हो जाने का डर होता है। और धीरे धीरे वो होता भी रहता है कि जॉइंट के मूवमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है। इन चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा हम लोग के लिए ज़रूरी है
कि हम लोग अपने स्केलेटन का ध्यान रखें। स्केलेटन का प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट कैल्शियम होता है। कैल्शियम वैसे तो हम लोग डेली रूटीन जो हम लोग के फूड है उसमें हम लोग दूध पीते हैं और भी कुछ कुछ कैल्शियम वाली चीज़ें खाते हैं, लेकिन ये जो हम लोग कैल्शियम खाते हैं या जो भी ले रहे हैं वो एडिक्वेट नहीं है, प्रॉपर नहीं है, जिससे कि हमारा जितने बोन में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाए। इसलिए ज़रूरी है कि 35 या उसके बाद में कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन लिया जाए। कैल्शियम के साथ में विटामिन डी का भी सप्लीमेंट लिया जाए, क्योंकि विटामिन डी हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मेजॉरिटी पीपल डेफिशिएंट है। अगर विटामिन डी डेफिशिएंट रहेगा तो हम लोग कितना भी कैल्शियम लें वो अब्सॉर्ब नहीं होगा, वो प्रॉपरली उसका यूज़ नहीं हो पाएगा। इसलिए विटामिन डी सप्लीमेंट लेना भी इक्वली ज़रूरी है और उसके साथ कैल्शियम सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है। बोन का हेल्थ, बोन के अंदर का एक टेक्सचर होता है, अगर वो एक बार वीक हो जाए तो वो बहुत जल्दी से टूट सकता है। अगर हम लोग छोटा सा भी गिर जाते, छोटा एक सीढ़ी मिस कर गए और गिर गए, नॉर्मली यंग एज में उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर अगर गिरते हैं तो बोन में चोट लगने का, टूटने का डर बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये बोन जल्दी से हील भी नहीं करता। मतलब हम लोग सोचेंगे कि हाँ ठीक है, अब कोई बात नहीं, गिर गए तो हम लोग इलाज करेंगे, दवाइयाँ देंगे, लेकिन जो नॉर्मल हीलिंग का टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा लग जाता है और पूरा जो मूवमेंट है वो भी टाइम के साथ नहीं आता है। तो दैट इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। सेकंड है कि बोन हेल्थ अच्छा रखने के लिए या मसल हेल्थ अच्छा रखने के लिए हम लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है एक्सरसाइज करना। एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, डायनामिक एक्सरसाइज। वेट बेयरिंग एक्सरसाइज माने नॉर्मल हम लोग वॉक कर रहे हैं या फिर कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। या फिर डायनामिक एक्सरसाइज माने 2-3 मूवमेंट एक संग कॉम्प्लेक्स मूवमेंट करते हैं, वो भी एक्सरसाइज है जो मसल को हेल्दी रखता है। मसल एक हम लोग नॉर्मली नहीं समझ पाते मसल का क्या रोल है। प्राइमरीली मसल एक तो है कि मूवमेंट में हेल्प करता है, दूसरा है कि जो जॉइंट्स है हमारे, जॉइंट जो मूव करते हैं वो मसल के मूवमेंट से मूव करते हैं। अगर मसल स्ट्रांग रहेगा तो जॉइंट मूवमेंट इजी होगा, जॉइंट डैमेज कम होगा। लेकिन अगर मसल वीक रहेंगे तो जॉइंट का मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगा और धीरे धीरे जॉइंट डैमेज हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। सेकेंडली, एक्सरसाइज करने से वेट कंट्रोल में रहेगा। वेट कंट्रोल में रखना बहुत इसलिए ज़रूरी है, अल्टीमेटली जो बोन सेट है हमारे पास वो वीक हो गया है और उस पर अगर हम लोग ज़्यादा भार डालेंगे तो अल्टीमेटली वो ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, जल्दी से वो और डैमेज हो जाएगा। पर्टिकुलरली जो जॉइंट्स है वो जल्दी जल्दी डैमेज हो जाएंगे। तो जितना हम लोग अपना वेट कंट्रोल में रखेंगे, हेल्थ वाइज, लॉन्ग टर्म में हेल्थ वाइज ज़्यादा लंबे समय तक सही रह सकते हैं। इसके अलावा जो होता है जो वुमेन हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन का सही तौर पे बहुत सारे बेनिफिशियल इफेक्ट है हमारे बॉडी में। पर्टिकुलरली अगर हम लोग हार्ट के रेस्पेक्ट में सोचें, कार्डियक जो हम लोग का माने हम लोग कार्डियक मायोकार्डियल इन्फॉक्शन जिसे कहते हैं, हार्ट अटैक जो कहते हैं, लेडीज में सोचा जाए, पर्टिकुलरली यंग लेडीज माने जिनके पीरियड आते हैं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की लेडीज, इसमें इसका चांस कम होता है। मेल के कंपैरिजन में लेडीज में कार्डियक एक्सीडेंट होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन जब मेनोपॉज हो जाता है, जब वो हार्मोन का इफेक्ट खत्म हो जाता है, तो वो हार्ट में कार्डियक मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने का या हार्ट अटैक का चांस जो मेल मेंबर में जितना होता है उतना ही हो जाता है। और कोलेस्ट्रॉल, और एक चीज़ है, जो कोलेस्ट्रॉल का रेंज होता है वो भी बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। कार्डियक एक्टिविटी अगर हम लोग के सही नहीं रहेगी, हार्ट अगर अच्छे से काम नहीं करेगा और जो ब्लड वेसल्स है उसमें अगर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता रहेगा तो अल्टीमेटली हम लोग में हाइपरटेंशन हो जाएगी, कार्डियक फेलियर होने का जो सब्सिक्वेंट चांसेस होता वो बढ़ जाता है। और इसके साथ में ही जो ब्रेन होते हैं, ब्रेन में छोटे छोटे जो ब्लड वेसल्स जाते हैं उसमें भी क्लॉट हो जाने का डर होता है। तो हम लोग को ब्रेन की एक्टिविटी में भी ध्यान लगाना चाहिए। उसके लिए एक तो नॉर्मल, जैसे हम लोग जानते हैं कि मेडिटेशन
करने से मेंटली रिलैक्स हुआ जाता है, स्ट्रेस कम होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए कुछ एक टीजर्स होते हैं, वो करना चाहिए। कुछ नया, कुछ भी काम जो एक्टिविटी नहीं सीखा हुआ वो सीखना चाहिए, जिससे ब्रेन एक्टिव रहेगा, ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव रहेंगे और लॉन्ग टर्म में ब्रेन का फंक्शन सही रहेगा। ब्रेन को अगर हम लोग एक्टिव नहीं रखते हैं तो एज के साथ ब्रेन श्रिंक करता रहता है और कुछ एक जो न्यूरोनल फाइबर्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो हम लोग ऐसे बहुत बार देखते हैं कि काफी उम्र हो जाने से लोगों को पुरानी बातें याद रहती है लेकिन नई बातें याद नहीं रहती है, क्योंकि उनके जो नए ब्रेन में न्यूरॉन्स बनने चाहिए, जो कनेक्शंस बनने चाहिए, वो नहीं बन पाते, ब्रेन उतना एक्टिव नहीं रहता। फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेनोपॉज के साथ फूड का रिलेशन बहुत बहुत ज़्यादा गहरा है, क्योंकि सोचा जाए तो मेनोपॉज एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग प्रिवेंट नहीं कर सकते, इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे पास ऐसा कुछ भी मैकेनिज्म नहीं है जिससे हम उसको डिले कर सके। वो अब इनएविटेबल है, जिस एज में जिसे आना है वो आएगा। हाँ, बहुत हुआ हम लोग प्रीमेच्योर मेनोपॉज प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छा रखें, तो टू सम एक्सटेंट हम लोग उसको डिले कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन रियल मेनोपॉज को हम लोग कभी भी डिले नहीं कर सकते। अब इस केस में हम लोग को हेल्दी रहने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि न्यूट्रिशनली हम लोग सही खाना खाएं। न्यूट्रिशनली सही खाने में एक और हम लोग के साथ प्रॉब्लम होती है, एज के साथ या फिर हार्मोनल डेफिशिएंसी के साथ जो अब्जॉर्प्शन होता है, फूड अब्जॉर्प्शन, वो उसका प्रोसेस भी लिटिल स्लो हो जाता है, डाइजेशन का प्रोसेस भी स्लो हो जाता है। तो लोगों को लगता है कि गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, इंडाइजेशन हो रहा है, तो भी उनका खाना पीना सही नहीं रहता है। फिर लोग और व्रत वगैरह करने लगते हैं ज़्यादा, तो भी उनका जो न्यूट्रिशनली रिच फूड होता है वो खाना पीना भी सही नहीं होता। तो यहाँ पे लोगों को ध्यान लगाने की ज़रूरत है कि प्रोटीन रिच फूड खाना है, जो मिनरल्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, वो जिसमें भी रिच फूड है, जिसमें विटामिन है, मिनरल्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ऐसा खाना खाना चाहिए। और ज़रूरत हो तो कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग कितना भी खाएं उतना बैलेंस डाइट हम लोग कोई नहीं लेते हैं, तो ये लेने की ज़रूरत है। कुछ और चीज़ें जो मेनोपॉज के साथ काफ़ी हद तक रिलेटेड है, वो है कि उम्र के साथ साथ यूरिनरी इन्फेक्शन एजिंग के साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जैसे हार्मोनल अमाउंट कम हो जाता है तो वजाइनल एरिया का जो एपिथेलियल है वो सूख जाता है, एट्रोफिड हो जाता है, और उसके साथ में यूरिनरी एरिया का भी जो एपिथेलियल सेल उसके कवरिंग होते हैं वो सूख जाते हैं और उसको एट्रोफिड हो जाते हैं, मतलब पतले हो जाते हैं। तो वहाँ पे इन्फेक्शन लगने का डर ज़्यादा होता है, और इन महिलाओं को ज़्यादा जल्दी बार बार, एक बार इन्फेक्शन हुआ, दवाई ली, ठीक हो गया, फिर 1 महीने 2 महीने बाद दोबारा से फिर से इन्फेक्शन हो जाता है, तो रिपीटेड इन्फेक्शन होने का डर होता है। ऐसे तो चाहिए कि इनको बार बार पानी पिए, अपना हेल्थ का ध्यान रखे, लेकिन अगर रिपीटेडली इन्फेक्शन हो रहा है तो उनको कुछ हार्मोनल सप्लीमेंट, लोकल हार्मोनल एप्लीकेशन भी दिया जाता और दिया जाना चाहिए, अदरवाइज रिपीटेड इन्फेक्शन से उनका डे टू डे लाइफ डिस्टर्ब होता रहता है। सिमिलरली वजाइनल एट्रोफी होने से ऑब्वियसली उसका एक सेक्सुअल लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होता रहता है। यहाँ पे मेनोपॉज के साथ एक और चीज समझने की बहुत जरूरत है कि मेनोपॉज हो जाने के बाद लोग थोड़े अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हेल्थ को लेकर के उतने कंसर्न नहीं रहते हैं, लेकिन मेनोपॉज हो जाने से वो ऑर्गन्स खत्म नहीं हो जाते हैं, वो ऑर्गन्स वैसे ही रहते हैं, और वहाँ पर जो कैंसरस चेंज होने का डर बना रहता है। कैंसरस चेंज एक दिन में नहीं होता, लंबे समय से धीरे धीरे करके होता रहता है, और उसका कोई सिम्टम आने के बाद हम लोग को जब पता लगता है तो कहीं काफी हद तक वो कैंसर थोड़ा फैल जाने के बाद ही हम लोग को सिम्टम्स मिलते हैं। अगर ओवी का कैंसर हो रहा है तो वहाँ पे अगर कोई बड़ा सा लंप होता है तो लोगों को पता चलता है, या पेट फूल रहा है, बल्ज हो गया तो पता चलता है। सर्वाइकल कैंसर, जो बच्चा के मुंह में एक का जो ओपनिंग होता है उसको हम लोग सर्विक्स कहते हैं, और वहाँ पे अगर कैंसर होता है तो भी अगर कुछ ब्लीडिंग हुआ, वाइट डिस्चार्ज हुआ, तो
पता चलता, अदरवाइज नहीं पता चलता। और एक उम्र के बाद लेडीज इसको छुपाती है कि थोड़ा बहुत मुझे ब्लीडिंग हो गया या थोड़ा बहुत मुझे वाइट डिस्चार्ज हो गया, तो कोई बात नहीं, अब ये क्या बताना है, तो छुपा जाते हैं और इस कारण से काफी देरी से वो डायग्नोसिस होता है। तो यहाँ पे लोगों को ध्यान रखने की बिल्कुल जरूरत है कि हमारा अगर मेनोपॉज हो गया मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फंक्शन बिल्कुल खत्म हो गया, उस पर हमें कोई ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। एटलीस्ट ईयर में एक बार वहाँ का सोनोग्राफी कराइए, पैप स्मीयर कराइए, कुछ एक और स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं ओवेरियन कैंसर के लिए, रोमा करके, वो भी करवाना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। ब्रेस्ट एट्रोफी भी एज के साथ हो ही जाता है, अगर आपका हार्मोनल डेफिशिएंसी है, मेनोपॉज हो गया तो ब्रेस्ट एट्रोफी हो जाता है। और लेकिन ब्रेस्ट एट्रोफी होने से वहाँ पे लंप बनने के चांसेस उतने ही रह जाते हैं। तो खुद को सेल्फ एग्जामिनेशन हर एटलीस्ट सेल्फ एग्जामिन करना चाहिए, और एटलीस्ट ईयर में एक बार मैमोग्राफी या सोनोमैमोग्राफी बिल्कुल करवाना चाहिए। इन सब चीज के अलावा ऐसा बहुत लोगों को लगता है या बहुत ऐसा सोच सकते हैं कि कुछ ऐसी दवाई हो जिससे मेरा मेनोपॉज डिले हो जाए, एंड अगर मेनोपॉज हो भी गया है तो भी हमारा हेल्थ वैसा ही बना रहे या पीरियड मेरा होता रहे। ऐसे लोग, कुछ एक लोग ऐसा चाहते हैं। सही तौर पे बोला जाए तो एक कंसेप्ट है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी, मतलब आपका जो हार्मोनल डेफिशिएंसी हो गया, जो हार्मोन खत्म हो गए हैं, मैं उसको रिप्लेस कर सकती हूँ, बाहर से दवाई दे करके रिप्लेस किया जा सकता है। ये कंसेप्ट किसी जमाने में बहुत बहुत ज़्यादा चला हुआ था कि यस, हम अपने एजिंग को, बुढ़ापे को डिले कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन बाद में काफ़ी इन्वेस्टिगेशन में ये देखा गया कि ये प्रोसेस सही नहीं है, क्योंकि अब जो भी हम लोग बाहर से हार्मोन देते हैं उसका कहीं ना कहीं बॉडी पर साइड इफेक्ट होता है, दूसरे तरीके से साइड इफेक्ट होता है, बिकॉज ये सारे हार्मोन्स आर्टिफिशियल है। हम लोग एक चीज सोच कर दे रहे हैं लेकिन कहीं और जाके उसका कुछ नेगेटिव साइड इफेक्ट आ रहा है। तो अब प्रेजेंट कंसेप्ट ये नहीं, हम लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी नहीं करना चाहते और नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको किसी को ऐसा प्रॉब्लम है कि वो अपना डे टू डे लाइफ उसका डिस्टर्ब हो रहा है, कि उसे बहुत ज़्यादा हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं या फिर बहुत यूरिनरी प्रॉब्लम हो रहा है कि वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पा रही है, तो इन दैट केस हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी दिया जाता है। लेकिन हाँ, उनको पहले ये चीज़ बताया जाएगा कि आपका ये प्रॉब्लम है, इसका नेचुरल वे में कोई सोल्यूशन नहीं है, या फिर हम लोग जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देते हैं वो देके भी आपका ये सोल्यूशन नहीं हो सकता है, और आपको हार्मोन सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है। हार्मोन सप्लीमेंट देने से पहले कोई भी अगर इंसान अगर हार्मोन सप्लीमेंट के लिए आप जाते हो, तो पहले आपको चाहिए कि आपके जो बेसिक बॉडी में बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो होता है, जनरल हेल्थ का इन्वेस्टिगेशन, वो बिल्कुल कराइए कि आपका यूट्रस का कंडीशन कैसा है, उसमें कुछ ट्यूमर है कि नहीं। हो सकता है कि कोई एक छोटा ट्यूमर है, वो उतना एक्टिव नहीं है, मेनोपॉज हो जाने से नॉर्मली फाइब्रॉइड या इस तरह के ट्यूमर्स जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, सूख जाते हैं। लेकिन जब हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी करेंगे तो वो फिर से ग्रो करने लग जाते हैं। तो वो पहले एक्सक्लूड कर लेने की ज़रूरत है कि उनके बॉडी में कोई भी तरीके का कोई ट्यूमर है या नहीं, या ऐसा कुछ ग्रोथ है जो हार्मोन देने से वो आगे ग्रो कर सकता है। एंड इसके बाद आप ले सकते हो, स्मॉलर ड्यूरेशन के लिए ले सकते हो, जब तक ज़रूरत है, जब तक वो जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो जाए और फ्रेश आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहे, तब तक हम लोग मेडिसिन सप्लीमेंट करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली टेपर करके मेडिसिन विड्रॉ कर लेते हैं। फिर भी अगर हम लोग को सप्लीमेंट करना हो लॉन्गर पीरियड के लिए, क्योंकि ये एक पर्सनल चॉइस बिल्कुल है कि कोई अगर सोचे कि नहीं मुझे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी लेना है, मुझे कोई डिजीज नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं चाहती हूँ मैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी लूँ, तो पहला उसे ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि एवरी 6 मंथ मुझे डॉक्टर के पास जाके बेसिक लैब इन्वेस्टिगेशन करवाने हैं। और
जितना अगर वो शुरू करना चाहती है तो जब उनका मेनोपॉज हो जाए, क्लियरली पता चल जाए कि यस एक साल तक उनको लगातार पीरियड नहीं हुआ है, एंड लेबोरेटरी में कुछ टेस्ट होते हैं कि FSH लेवल हम लोग टेस्ट करते हैं, उसमें अगर पता चले कि नहीं वो मेनोपॉज हो चुका है एंड शी इज एग्रीइंग, शी वांट्स कि उसे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी मिले, तो उसी समय शुरू करना चाहिए। कोई ये सोचे कि नहीं अब मैं इतने दिन नहीं ली हूँ, मेरा काफ़ी मैं वीक हो गई हूँ, मुझे बहुत मुश्किल हो रही है चलने फिरने में, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई है, अब मैं थोड़ा हार्मोन रिप्लेसमेंट ले लेती हूँ, तो ये नहीं कर सकते। कोई अगर 60 ईयर की हो गई है, उनका 48 ईयर में मेनोपॉज हो गया है, अब उनको तकलीफ हो रही है, तो अब वो हार्मोन रिप्लेसमेंट नहीं ऑप्ट कर सकती है। उनको और जो दूसरी दवाइयाँ हैं जो हड्डी को सही रख सके वो दवाइयाँ वो ले सकती है, लेकिन हार्मोन रिप्लेसमेंट नहीं ले सकती है। हेल्दी रहने का सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है अच्छा डाइट। हम लोग डाइट को उतना महत्व नहीं देते हैं, एटलीस्ट एज कुछ एक हो जाने के बाद में लोग डाइट पर उतना उतना ध्यान नहीं लगाते हैं, कुछ भी खा लेंगे, जंक फूड भी चलेगा, शुगर है, प्रेशर है, जो भी है उसके बावजूद भी कुछ खा लेते हैं, क्या है खाने से क्या होता है, ये एक धारणा है, ये सही नहीं है। खाने से ही सब कुछ होता है, इसलिए खाने में ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। फ्रूट्स, प्रोटीन बेस्ड खाना, वेजिटेबल और नॉर्मल जो इंडियन डाइट है दैट इज़ वेरी गुड बैलेंस डाइट, वो रेगुलर में लेना बहुत ज़रूरी है। खाने के अलावा कुछ एक सब्सटेंस होती है जैसे सोयाबीन होता है, इन तरह की चीज़ों में बहुत माइल्ड डोज में एक जैसे हम लोग कहते हैं फाइटोएस्ट्रोजन, मतलब प्लांट के भी कुछ प्लांट के अंदर में भी ईस्ट्रोजन लाइक सब्सटेंस होते हैं, उसको फाइटोएस्ट्रोजन बोलते हैं, वो इन सब सब्सटेंस में होता है, चना में होता है, सोयाबीन में होता है। तो ये अगर हम लोग खाते हैं तो वो जो फाइटोएस्ट्रोजन बॉडी में भी जाता है, वो जो नॉर्मल हम लोग के बोन हेल्थ मेंटेन करने के लिए या स्किन हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है, वो थोड़ा उसका सप्लीमेंट रहता है। तो यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस कम रखें और खाने पर ध्यान लगाएं। इसके अलावा अगर हम लोग को ज़रूरत है कि हाँ बहुत ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि वो लाइफ के लिए इनटॉलरेबल हो जा रही है, बार बार उनको यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा, इन दैट केस उनको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेनी चाहिए। और ऐसे कुछ क्वेश्चन हो आप लोगों को, क्योंकि ये ओपन फोरम है, आप लोग पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हेलो हेलो, यस, हाँ मैं पूछ सकती हूँ? हाँ बोलिए। एक सेकेंड, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है डॉक्टर साहब। अच्छा, हमारी अंजू जी दुग्गड़ है, अध्यक्ष है, वो आपसे पूछना चाहते हैं कि पीरियड्स बंद होने के बाद में घुटने और कमर में दर्द क्यों होता है, इसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, पीरियड बंद होने के बाद में और या पीरियड बंद होने के समय से ही घुटने और कमर में दर्द का प्राइमरी कारण है कि जो जॉइंट्स बनते हैं, जॉइंट्स पर्टिकुलरली कमर में जो जॉइंट्स होते हैं छोटे छोटे स्मॉल जॉइंट्स होते हैं, और घुटने का जो जॉइंट होता है उसको नी जॉइंट कहते हैं। ये दोनों क्यों सारे जॉइंट से धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। डैमेज क्यों होते हैं कि वहाँ से जो कैल्शियम डिपॉजिट है बोन का वो जल्दी एक उम्र के बाद 35 तक बॉडी बोन में कैल्शियम डिपॉजिट होता रहता है, लेकिन 35 के बाद से धीरे धीरे बोन से कैल्शियम निकलता रहता है। लेकिन जब मेनोपॉज हो जाता है, मेनोपॉज होने के बाद जो हार्मोन कैल्शियम को होल्ड करता है बोन में वो खत्म हो जाता है, तो बहुत जल्दी बोन से कैल्शियम निकल जाता है। निकल जाके एक जैसे आप पेड़ देखोगे कि बिल्कुल सूखा हुआ जो पेड़ होता है उसके अंदर में कुछ नहीं है, यानी उसको अगर हम लोग जोर से पकड़ेंगे तो वो अंदर से टूट जाएगा, तो सूखी लकड़ी की तरह से वो जॉइंट हो जाता है। इस कारण से वहाँ पे पेन होने लगता है, और पर्टिकुलरली नी जॉइंट में हड्डी के बीच में एक लिक्विड रहता है और हड्डी के ऊपर में एक कवरिंग रहता है, एक हम लोग उसको कार्टिलेज कहते हैं, एक सॉफ्ट टाइप का कवरिंग रहता है। अगर हम लोग ठीक से जॉइंट को यूज नहीं करें तो धीरे धीरे वो कार्टिलेज डैमेज हो जाता है। जब डैमेज कार्टिलेज हो जाता है तो बोन एक दूसरे से टकराते हैं। जब भी हम बोन माने जॉइंट मूव कर रहे हैं
तो वो एक दूसरे से टकराते हैं और धीरे धीरे वो डैमेज हो जाता है। अब है कि इसको प्रिवेंट करने के लिए मेनोपॉज में आपको शुरुआत करने से नहीं चलेगा, आपको काफी पहले से ही कैल्शियम लेना बहुत जरूरी है और कुछ कुछ एक्सरसाइज करना जरूरी है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो बोन में कैल्शियम डिपॉजिट होता है। जैसे अगर हम लोग सेडेंट्री लाइफ लीड करते हैं, चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं या कोक वगैरह ज्यादा पीते हैं, तो वो उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कैल्शियम ड्रेन कर लेते हैं। और ऑन द अदर साइड अगर हम लोग कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज करने से बोन में कैल्शियम डिपॉजिट होता है। कुछ भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं या छोटा मोटा जो वेट लिफ्टिंग, छोटा बहुत कुछ नहीं, 5 किलो का भी अगर वेट हम लोग उठाते हैं तो भी बोन में कैल्शियम डिपॉजिट होते हैं। बाकी कैल्शियम वाले खाने माने मिल्क हो गया या सिंपल कैल्शियम सप्लीमेंट, ये अगर लेंगे तो प्रिवेंट होगा, ये काफी हद तक कम होगा। और दूसरी और एक चीज होती है कि पॉस्चर, हम लोग अच्छा पॉस्चर मेंटेन नहीं करते हैं। अगर हम लोग अच्छा पॉस्चर नहीं मेंटेन करेंगे तो जॉइंट डैमेज हो जाता। मतलब आप अगर शू पहन रहे हैं, आप टेढ़ा टेढ़ा चलेंगे तो शू का एक साइड आपका खत्म हो जाएगा, दूसरा साइड नॉर्मल रहेगा। तो सेम जॉइंट के साथ भी ऐसा ही होता है, अगर आपका पॉस्चर अच्छा नहीं, कोई एक पोर्शन डैमेज हो जाता है, अगर वो डैमेज हो जाता है तो जॉइंट में फिर पेन बना ही रह जाता है। अच्छा, ओके डॉक्टर। अच्छा, दूसरा सवाल आया बिंदु जी बोथरा का। वो जी। पूछ रही हैं कि पीरियड्स के समय मोस्टली फर्स्ट डे पेट में दर्द क्यों होता है? हाँ, पीरियड में पेन दो तरीके का होता है। एक जैसे कम उम्र में एक लड़की है, उसका पीरियड शुरू हुआ है और थोड़े दिन के बाद वो देखती है कि बताने क्या है क्वेश्चन? उसके फर्स्ट डे में पीरियड होता, फर्स्ट डे ऑफ पीरियड में पेन होता है, वो या तो वो दवाई वगैरह ले ली, कोई भी पेन किलर ले ली या कुछ गरम सेक कर ली या पीरियड ढंग से स्टार्ट हो गया तो फिर ठीक हो जाता है। ये पेन नॉर्मल है। ये पेन इसलिए होता है कि जैसे ही पीरियड स्टार्ट होता है, फर्स्ट डे में जब पीरियड स्टार्ट होता है तो पेन एक्चुअली हमारे बॉडी में जो कुछ भी एक्टिविटी होती है ना कुछ केमिकल से मीडिएटेड होती है, हार्मोन से मीडिएटेड होती है। तो जैसे ही पीरियड स्टार्ट होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन करके एक केमिकल रिलीज होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन पेन किलर माने पेन प्रोड्यूस करता है, तो वो जैसे रिलीज होता है तो जोर का पेन होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है या डिलीवरी हो गई, बच्चे हो गए, तो वो पेन का जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो नर्व्स जो ये सिक्रेट करते हैं वो थोड़े थोड़े करके डैमेज हो जाते हैं। पर्टिकुलरली अगर नॉर्मल डिलीवरी होता है तो बच्चादानी का जो मुंह होता है वो एक बार खुल जाता है, तो वो नर्व का जो उतना सेंसिटिविटी है वो कम हो जाता है, तो पेन का इंटेंसिटी कम हो जाता है। सेकंड पेन का एक होता है कि शुरू में उसको कभी पेन नहीं होता था, कम उम्र में उनको कभी पेन नहीं हुआ, लेकिन आफ्टर से 40 अब जब पीरियड हो रहा है उनको पीरियड में पेन होता है। ये जो पेन होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हम लोग इसको कहते हैं। ये चीज कोई ना कोई इन्फेक्शन है या कोई ट्यूमर है, इसके कारण से होता है। तो अगर किसी को बचपन में पेन नहीं होता था लेकिन 40 के बाद में पेन स्टार्ट हो गया पीरियड में, तो उनको कुछ ना कुछ बीमारी होने के चांसेस है। उनको टेस्ट करना चाहिए कि या तो एंडोमेट्रियोसिस है या फाइब्रॉइड करके ट्यूमर होता है या एडिनोमायोसिस है, इसमें से कोई भी एक चीज है तभी उनको पेन हो रहा है। लेकिन अगर कम उम्र की लड़की को पेन हो रहा है पीरियड में तो उसको कोई बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल एक सीक्वेंस है, वो कोई भी पेन किलर ले सकती है। नॉर्मली लोग ऐसा माने घर में भी बोलते हैं, सबको समझाते नहीं पेन किलर नहीं खाना, हेल्थ के लिए खराब होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कम उम्र की लड़की जो स्कूल जा रही है या कॉलेज जा रही है या ऑफिस जा रही है, अगर उसके हर मंथ पेन होता रहेगा तो वो तो अपना नॉर्मल काम नहीं कर पाती है या उसका स्कूल छूट जाता है, तो उसको आप दे सकते हो। और ये जो पेन किलर हम लोग ड्यूरिंग पीरियड देते हैं वो स्पेसिफिकली फॉर पीरियड है, मतलब वो नॉर्मल वाला पेन किलर नहीं है कि हेडेक का पेन किलर है या कोई चोट लग गया उसका पेन किलर है। लेकिन पीरियड के लिए स्पेसिफिक पेन किलर्स होते हैं, वो हम लोग देते हैं और वो आराम से दे सकते हैं। कोई सोचे तो हर मंथ एक टैबलेट पेन किलर का ले तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो एजेड है मतलब 35 के बाद में या उसको पहले पेन नहीं होता था, अब उनको पेन होना शुरू हुआ है, तो वो ये कि अच्छा पेन किलर ले लेते हैं ऐसे अपने को इग्नोर नहीं करेंगे। वो जरूर से अपना एटलीस्ट सोनोग्राफी कराएंगे या
कुछ भी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, तो उनको कुछ ना कुछ बीमारी हो सकता मिले। ओके। अच्छा, उषा जी बरड़िया है, वो पूछ रही है सेल्फ एग्जामिनेशन ब्रेस्ट कैंसर का कैसे करें? हाँ, ब्रेस्ट कैंसर होने से सेल्फ एग्जामिनेशन नहीं है, मतलब हर एक को अपना ब्रेस्ट एटलीस्ट वीक में या मंथ में एक बार अच्छे से चेक करना चाहिए। चेक करने के लिए ना उनको एक जैसे घड़ी है कि हाँ 12 बज रहा है, 12 से 1 2 3 4 5 करके पूरा एक सर्कल में वो चेक करे। हाँ, तो वहाँ पे अगर उनको कोई लंप फील होता है तो उसको नोट करे कि अच्छा ये 1 o'clock पोजीशन में मुझे एक लंप लग रहा है, ये 1 सेंटीमीटर का है या 2 सेंटीमीटर का, जो भी उनको महसूस हो। अगर वैसा कुछ महसूस हो तो लंप मिले तो डॉक्टर के पास जाए। और अगर उनको कुछ नहीं मिल रहा, अगर हर मंथ कर रही हैं और एक सीक्वेंस में करे, मैंने कभी इधर देख लिया कभी उधर देख लिया ऐसे करके नहीं करे, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में करें और सेंट्रली निपल के नीचे वो एक बार प्रेस करके देखें। पहले 12 से शुरू करके 1 2 3 4 5 6 करके पूरा फुल क्लॉक का राउंड राउंड करके चेक करें और सेंट्रली टेम्पल के नीचे प्रेस करके चेक करें। ये करने से ही उनको समझ में आ जाएगा कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं। अच्छा डॉक्टर, मेनोपॉज मैनेजमेंट के टाइम में स्पाइसी खाना खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? देखिए, मेनोपॉज तो एक दिन का कुछ है नहीं। हाँ। किसी को मेनोपॉज हो गया है तो अब वो उसका नेक्स्ट 30 साल 40 साल जितने भी साल वो जिएंगी वो उसी स्टेज में रहेंगी। तो अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि अब 50 के हो गए तो आप कभी स्पाइसी खाना नहीं खाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी तो इंसान खा ही सकता है, लेकिन डेली का रूटीन का जो फूड है वो हेल्दी होना चाहिए। रूटीन का फूड क्या होता है कि आफ्टर सम एज लोग उतना ध्यान लगा के नहीं खाते कि मुझे चूज करके हेल्दी फूड खाना है या मुझे रोज फ्रूट्स खाना है या मुझे रोज दाल वगैरह अच्छे से लेनी है। ये चीज लोग बिल्कुल ध्यान नहीं लगाते। एक प्रेग्नेंट पेशेंट के लिए लोग बहुत केयर करते हैं कि नहीं ये खा ले, वो खा ले, बादाम खा ले, सोयाबीन या कुछ भी ऐसा ले ले। लेकिन जब आप मेनोपॉज में हो तो वो रोज का ध्यान कोई नहीं रखता है। तो कभी कदार तो डेफिनेटली आप कुछ भी खा सकते हो, जंक फूड खा सकते हो। अगर आपको शुगर नहीं है, प्रेशर नहीं है तो आप बिल्कुल खा सकते हैं। लेकिन डेली रूटीन जो फूड है वो बिल्कुल बैलेंस डाइट होना चाहिए, अच्छा डाइट होना चाहिए। अच्छा, उषा जी बरड़िया है, वो पूछ रही है मोस्टली दिवाली आती है तो हम लोग पीरियड्स नहीं आने के लिए दवाई ले लेते हैं, तो वो क्या सेफ है कि नहीं है? ले सकते हो 2-4 दिन के लिए अगर दवाई लेते हो, हार्मोन की दवाई है, कुछ नुकसान नहीं होता। बॉडी में जो हार्मोन्स बनते हैं वही हार्मोन्स है, उसको खाली थोड़ा सिंथेटिक है क्योंकि उसको ओरली आप ले सको उतना सा चेंज किया जाता है। तो अगर कोई 2-5 दिन के लिए लेते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ, कोई अगर ऐसा है कि जिसका साइकिल ही डिस्टर्ब है, मतलब उनका रेगुलर साइकिल नहीं है, 1.5 महीने में आता है, 2 महीने में आता है, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, अगर ऐसे लोग मेडिसिन लेंगे और वो बार बार लेंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम है क्योंकि ऑलरेडी उनका साइकिल डिस्टर्ब है, आप उसको बाहर से देके और डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक्चुअली साइकिल का ये है ना कि इट्स अ काइंड ऑफ क्लॉक, बॉडी के अंदर में ना एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, उसमें एक अपना सिस्टम बना हुआ है कि पीरियड हुआ, पीरियड होते ही बॉडी में एक सिग्नल जाता है कि यस पीरियड हो गया, तो हमको नया सेल डेवलप करना, नया ओवम डेवलप करना है। लेकिन अगर मान लीजिए पीरियड नहीं हुआ तो बॉडी के पास वो सिग्नल नहीं जाता। अब ये चीजें अगर हम लोग रिपीटेडली करें कि हर 2 महीने से कुछ दवाई ले लिए, कभी आगे कर लिए कभी पीछे कर लिए, तो वो जो सिग्नलिंग का प्रोसेस है ना वो बॉडी ठीक से ले नहीं पाता कि वेदर ये डिलेड साइकिल क्यों हो रहा है, ओवम रिलीज हुआ इसलिए हो रहा है या नहीं हुआ। तो इसलिए आप ईयर में एक बार ले लिए या कभी 2 बार ले लिया कोई नुकसान नहीं है। लेकिन कोई सोचे कि नहीं हर 2-3 दिन से ले ले, मैंने हर 2-3 महीने से ले ले। या फिर बहुत लोग ऐसे भी आजकल हैं, आईपिल करके कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आता है, हाँ वो नॉर्मल कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने के बदले में आईपिल ले लेते हैं। वो आईपिल हर हर एक साइकिल में 2 बार या 3 बार ले लिया, ये सब कुछ साइकिल डिस्टर्ब कर देता, पीरियड का जो रेगुलरिटी है उसको डिस्टर्ब कर देता। रेगुलरिटी डिस्टर्ब होने से बॉडी में प्रॉब्लम है, पीसीओ का प्रॉब्लम, इस तरह का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो आप साल में एक बार लिए या 2 बार लिए 2-4 दिन के लिए तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आप रेगुलरली लेते हो, ज्यादा लेते हो तो हाँ प्रॉब्लम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, यूट्रस ओवरी रिमूव के बाद में क्या सप्लीमेंट लेना चाहिए, क्या नहीं के बाद में सप्लीमेंट डाइट क्या होना चाहिए? अच्छा, सप्लीमेंट्री डाइट एक्चुअली हाँ। एज पर डिपेंड करता है। अगर आपका लेस देन 40 इयर्स में रिमूव हुआ है तो बेटर है कि आप हार्मोनल सप्लीमेंट लीजिए। 40 से कम में अगर हो रहा है तो हार्मोन रिप्लेसमेंट जो थेरेपी हम लोग बोले वो ले सकते हैं, और नॉर्मली आप अगर डॉक्टर से बात करोगे तो वो आपको सजेस्ट कर देंगे। और खाने पीने का डाइट का है, डाइट का वही है कि मेनोपॉज के बाद जो डाइट हम लोग बता रहे हैं कि कैल्शियम रिच फूड लेना है, प्रोटीन रिच फूड लेना है, और कुछ ना कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट मतलब बादाम लेना है, फ्रूट्स लेना है, ये आपको डेली का डेली करना है। इसमें आप छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि न्यूट्रिशन पुअर रहेगा तो बोन हेल्थ पुअर हो जाएगा, हार्ट में इफेक्ट आएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ये सब प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बीना जी जैन पूछते हैं, 50 के बाद पीरियड्स अगर हर महीने नहीं आता है तो क्या करें? कभी 2-3 महीने के बाद में आता है, इसके लिए क्या करें? एक्चुअली वही है, वो मेनोपॉज में ही है। मेनोपॉज में ही ऐसा होता है कि हर 2-3 महीने के बाद में पीरियड आता है, थोड़ा बहुत आता है, कभी आया कभी नहीं आया। तो 50 मैंने 50 के बाद क्या, मैंने 50 की ही है, या फिर अगर 54-55 की है तब तो इन्वेस्टिगेशन कराना जरूरी है। लेकिन 50 के बाद 50-51, लिखें। हाँ 50-51 में अगर है तो हो सकता है कि 1 साल 1.5 साल में उनका पीरियड स्टॉप हो जाए, इसलिए ऐसा आ रहा है। अगर क्वांटिटी ज्यादा नहीं है, ज्यादा एक्सेसिव नहीं है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बबीता जी तातेड़ लिखते हैं, क्या मेनोपोज के बाद में यूरिन इन्फेक्शन कॉमन है? हाँ कॉमन है। मेनोपॉज जैसे हो जाता है तो जो वजाइना या यूरिनरी एरिया का जो कवरिंग होता है, सेल होता है, वो पतले हो जाते हैं, मतलब उसमें ताकत नहीं रहती है, सूख जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में वहाँ पे इन्फेक्शन लगने का डर ज़्यादा हो जाता है। तो बिल्कुल वहाँ पे साफ सफाई रखना ज़रूरी है, पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एटलीस्ट रेगुलर इंटरवल में यूरिन जाना ज़रूरी है। इन सब के बावजूद भी अगर उनको बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है तो थोड़ा उनको मेडिसिन का सपोर्ट चाहिए। ओके डॉक्टर साहब, बहुत बहुत जानकारी दी आपने, महत्वपूर्ण। आप लोग भी श्वेता ध्यान मैम, रखिएगा। और मेनोपॉज ये नहीं कि लाइफ खत्म हो गई है, मेनोपॉज हो गया तो बस अब तो बुढ़ापा आ गया, कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल आप नहीं अपने करते। नंबर दे दीजिए आप लोग को, हम आपसे हाँ कांटेक्ट कर हाँ लेंगे। जी, मैं क्या मैंने ग्रुप में हेमलता लिखूंगी। से, हाँ मैं, हेमलता से लेना। जी जी थैंक यू। जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। श्वेता भाई, बिंदु। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब आपका। आप लोगों का भी, आप लोग बहुत अच्छा प्रयास करते हो, इस तरह का प्रोग्राम करना सही में जरूरी है, तो मैं एक बहुत अच्छा। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे प्री मैच्योर मेनोपॉज जो हाँ 30 की एज में अगर हो जाए और हम्म उस टाइम काफी डॉक्टर को दिखाया भी जाए पर कुछ ऐसा हुआ नहीं, रिजल्ट हुआ नहीं हम्म ऐसा, तो हम्म। उसके बाद अभी वो 50 की एज में है तो उनको क्या करना चाहिए? उनके पूरे बॉडी में भी पेन रहता है, हड्डियों में पेन रहता है, और मोटापा भी बढ़ रहा है। हाँ देखिए, अगर 30 में उनका प्री मैच्योर मेनोपॉज हो गया है तो ऑब्वियसली 20 इयर्स वो ऑलमोस्ट मेनोपॉज में है, तो बोन का प्रॉब्लम तो उनको होना माने नॉर्मल सी बात है कि होना ही है। अब है कि बोन में जो लॉस हो चुका है वो तो वो रिगेन नहीं कर पाएंगी, लेकिन अभी भी अगर वो कैल्शियम सप्लीमेंट लेती है, बोन का कुछ एक टेस्ट भी होता है कि बोन में कितना कैल्शियम है, और ऑस्टोपेनिया करके हम लोग कहते हैं कि बोन से अगर कैल्शियम खत्म हो जाता है तो वो ऑस्टोपेनिया हो जाता है। तो उनके बोन का हेल्थ अभी कैसा है उसका टेस्ट होता है, वो टेस्ट कराएं। अगर बहुत पुअर है तो कुछ एक दवाइयाँ होती है जिससे और बोन लॉस नहीं हो, बोन लॉस जितना हो चुका है वो तो गया, लेकिन और फर्दर नहीं हो, वो कर सकती हैं। सेकंड है कि अगर उनको मोटापा है तो मोटापा के लिए तो कहीं ना कहीं उनको डाइट अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जिसका बोन वीक है तो वो चलने फिरने में उनको प्रॉब्लम होगा, उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि बहुत ट्रेनर्स एक्सरसाइज कर लेंगी, ऐसा एक्सपेक्टेशन तो कम है। तो उनको सही तौर पे खाने का, पर्टिकुलरली
आने वाले एटलीस्ट 6 मंथ के लिए खाने में बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि बिल्कुल रिच फूड नहीं खाएं और अच्छे से डाइट फॉलो करें। मैंने डाइट चार्ट बना के डाइट फॉलो करें। एक बार वेट कम होगा तो बोन का पेन भी कम होगा और बोन और डैमेज नहीं हो, रिजॉल्व नहीं हो, उसके लिए मेडिसिन होते हैं वो उनको लेने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मैं हेमलता जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपसे रूबरू कराया उन्होंने हमें, और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली क्योंकि अभी हमारे महिला मंडल जो संस्था है उसमें ज्यादातर जो महिलाएं हैं वो इसी एज से गुजर रही हैं। काफी युवती बहनें भी है बट ज्यादातर जो महिलाएं हैं ये मेनोपॉज की एज से गुजर रही है। तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां रही आपके इस सेशन में। मैं आपका तहे दिल से हार्दिक आभार ज्ञापन करना चाहती हूँ हमारे पूरे पूर्वांचल महिला मंडल की ओर से। और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी जब हमें कभी जरूरत हो तो आप हमारे बीच जरूर पधारेंगी। जी और बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद।